So, good evening, everyone. So, let us now try to break some monotony and discuss the questions asked in UPSC APFC examination. तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो 2002 का ये क्वेश्चन है. आई रीड आउट टू यू. पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंटेल पेंटियम 4 is an operating system. This is Pentium 4. Pentium 4 is an operating system used in PC. तो देखो ये तो गलत है, क्योंकि Pentium 4 बेसिकली क्या है, एक प्रोसेसर हुआ करता था. सो अगर इफ़ यू वांट टू, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो बेसिकली देखो जो कंप्यूटर होता है, सॉरी टेक अ फ्रेश शीट, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. सो जो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें बेसिकली 3 हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं, विच इज़ बेसिकली कीबोर्ड या माउस जो होता है, ये होता है इनपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. देन देयर इज़ आउटपुट डिवाइस, जिसमें हमारा वो जिससे कंप्यूटर पे जब आप कुछ फीड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है, जैसे मॉनिटर पे हम देख पाते हैं, जिसको स्क्रीन कहते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो मॉनिटर होता है. एंड देयर इज़ अदर आउटपुट डिवाइस जिसमें चीज़ें प्रिंट होके आती हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंटर, ठीक है. और द थर्ड डिवाइस इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है. तो आइडियली इसको हम लोग CPU कहते हैं, विच इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो CPU में बेसिकली क्या होता है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक माइक्रोचिप होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली सिलिकॉन वेफर पे फैब्रिकेट की जाती है. तो ये जो माइक्रोचिप होती है, इसी को हम लोग प्रोसेसर कहते हैं. तो CPU में बेसिकली अगर आप CPU को देखोगे तो उसका पूरा एक आर्किटेक्चर होता है. CPU में देयर इज़ अ प्रोसेसर होता है जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस सारी की जाती हैं. इस प्रोसेसर में ALU होता है, एक CU होता है. ALU को कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. तो जो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो ALU पे होते हैं. और जो दूसरा पार्ट होता है इस प्रोसेसर का, इसको कहते हैं CU, इज़ द कंट्रोल यूनिट. तो जैसे मान लो कोई इंस्ट्रक्शन जा रही है, तो पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, चौथी इंस्ट्रक्शन, ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम लिखा होता है. तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर क्या होगा एग्जीक्यूशन का, पहले के बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन करना है. तो ये सारी चीज़ें जो चलाने का काम होता है, ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है. और उस इंस्ट्रक्शन में क्या मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, 2+2=4 करना है, ये सारा काम ALU का होता है. सो Pentium 4 वॉज ऑल्सो अ प्रोसेसर. Pentium 4 एक माइक्रोचिप थी इंटेल की, ठीक है. दिस इज़ ऑल यू हैव टू नो, ठीक है. तो पहला ये हमारा गलत हो गया. दूसरा कहते हैं कि ड्यूरिंग द बूटिंग पीरियड ऑफ PC द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट लोडेड, ठीक है. तो इसमें बेसिकली बिल्कुल ठीक बात है. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, अब जिसमें OS की बात की हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो जैसे कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर तो बेसिकली उसमें एक माइक्रोचिप होती है और उसमें करंट जाता है, 0110 सारी चीज़ें होती हैं. तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है. अब उस मशीन से इंटरैक्ट करने के लिए बेसिकली उसको स्टार्ट कब करना है, ऑफ कब करना है, और भी सारे प्रोग्राम्स कब रन करने हैं. आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो इसको बेसिकली वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, बिकॉज ये आपके जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप टेक्स्ट करते हैं, वो उसको एडिट करता है, फॉन्ट साइज़ बड़ा करता है, छोटा करता है, कलर्स चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें एडिटिंग का पर्पज़ होता है. तो इसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रोसेसिंग योर वर्ड्स, ठीक है. और एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को एक साथ चलाता है. तो मतलब आपके लिए वर्ड प्रोसेसर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है तो भी वो काम करेगा. आपके लिए कोई साउंड का प्रोग्राम चलाना है, जैसे कि आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर या VLC जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी वही चलाएगा. तो वो बेसिकली एक तरह से एक इन्वायरमेंट देता है, एक वातावरण देता है जिसमें कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपकी स्प्रेडशीट है, जो वर्ड प्रोसेसर है, ये सारे चलते हैं. तो उस जो सोल प्रोग्राम, जो मदर प्रोग्राम होती है, जिसमें ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. तो बिल्कुल ठीक कहा है कि ड्यूरिंग द बूटिंग पीरियड. अब बूटिंग क्या होता है, बूटिंग होता है मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है,
व्हेन यू जब कंप्यूटर ऑफ है तो जब आप कंप्यूटर का बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर में एक सेल्फ लोडेड प्रोग्राम होता है जो ऑन होता है और फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें लोड करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। अब ये टर्म आया कैसे, तो जैसे आपको कहीं जाना है तो आप जूते पहनते हो तो यू बूट स्ट्रैप योर सेल्फ, कि जूते पहनते हो और फिर जूते की लेसेस आप टाई करते हो, ठीक है, तभी आप कहीं जा सकते हो। तो बाकी सारी चीज़ें तो आपके जूते कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन उस जूते में जो लेस बांधनी है, बूट स्ट्रैपिंग करनी है, वो आपको खुद करनी है अपने हाथ से। तो वही बात है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो पहला काम होता है विच इज़ बूटिंग या बूट स्ट्रैपिंग, वो उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो वही कहा है कि ड्यूरिंग द बूटिंग पीरियड ऑफ पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोडेड। सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उस टाइम पे, और उसके बाद आप अपना जब विंडोज़ लोड हो जाती है तब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वो बाकी सारी चीज़ें खोलते होंगे। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, पहला वाला गलत है, बिकॉज पेंटियम 4 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोसेसर है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज 2 इज़ करेक्ट और 1 है नहीं। अब 1 आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया तो इसका आंसर आपको क्लियरली मिल जाता है 2 and 3। लेट अस नाउ डिस्कस बाकी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। तीसरा ये ऑप्शन कहता है एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूजफुल ओनली इन द साइंटिफिक फील्ड वाइल डिजिटल कंप्यूटर्स हैव एप्लीकेशन इन साइंटिफिक एज वेल एज बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर्स बेसिक, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेसिकली होता है कैलकुलेटर होता है एक तरह का। तो एक सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर होता है, एक बहुत ही रिफाइंड तरीके का, एक बड़ा स्पेशलाइज्ड तरीके का एक कैलकुलेटर होता है, उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं बेसिकली, ये समझ जाओ, ठीक है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें ज़्यादातर सेंसर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं और प्रेशर सेंसर्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये साइंटिफिक फील्ड में यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जैसे आपने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको प्रेशर गेज वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। अब प्रेशर गेज की जो चिप होती है वहाँ भी, उसमें भी जो प्रेशर सेंसर है उसमें भी एक चिप लगी होती है, तो वो भी एक कंप्यूटर हुआ। तो प्रेशर गेज की जो चिप है और ये सारा साइंटिफिक फील्ड में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर एक कैलकुलेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, अपना हमारा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं 0110, तो इसका काम जो क्या है बेसिकली बिजनेस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट हो गई, समझ गए आप। आई होप यू गेट द पॉइंट। माइक्रो कंप्यूटर इज अनदर नेम फॉर माइक्रो प्रोसेसर। नो, ये दिस इज रॉन्ग। देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जो आपका एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आपका लैपटॉप और पीसी मॉडर्न डे है, इसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो ये चिप हुआ करती थी पहले, ये एक बल्ब से बनती, बल्ब की तरह की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि बल्ब ऑफ होगा तो 0 हो जाएगा, बल्ब ऑन होगा तो 1 हो जाएगा। तो उस बल्ब को हम लोग वैक्यूम ट्यूब कहते थे, उसका नाम होता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। उसके बाद से ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ, तो ट्रांजिस्टर जो डायोड जिसको हम कहते हैं जंक्शन डायोड एंड ऑल, तो ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ, तो फिर ट्रांजिस्टर बेस्ड हुआ। फिर ट्रांजिस्टर्स में एक फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी आई कि देखा गया कि हम एक छोटे से सिलिकॉन ब्रेड या सिलिकॉन वेफर पर, जो सिलिकॉन का बेसिकली एक प्लेट होता है उसको हम लोग वेफर या सिलिकॉन ब्रेड कहते हैं, तो उस वेफर पर 1000, 2000, 3000 ट्रांजिस्टर एक साथ लगाए जा सकते थे। अब वही ट्रांजिस्टर में करंट गया तो ऑन है, करंट नहीं गया तो ऑफ है। तो उसी तरह से अलग अलग कॉम्प्लेक्स तरीके से सर्किट्स जाने लगे। तो फिर वो थोड़े से समझ जाओ कि देवर साइज ऑफ योर फिंगर, थोड़े बड़े होते थे, तो उनको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते थे, आईसी, ठीक है। अब उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई जिसको हम लोग VLSI कहते हैं, VLSI। इसका फुल फॉर्म याद लो कि इसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो मतलब पहले क्या था कि 100 से 200 कर दिए ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेट, तो ये LSI होता था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें आपके आईसी जो हमने डिस्कस किए वो बनते थे। VLSI में क्या होता था कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे करके, 50 लाख तो ज़्यादा ही हो गए, ठीक है ना। तो 1000, 2000, 3000 प्रॉब्ली होता था इस तरह से। अभी तो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, तो आई डोंट नो क्या अभी स्केल है, बट
जो भी है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर्स का साइज जैसे जैसे छोटा होता रहा उसी पे और भी ज़्यादा जो है आपके ट्रांजिस्टर्स फिट होते गए, ठीक है। तो वैसे उसको फिर वो माइक्रो प्रोसेसर बन गया, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली जब 10⁶ से ज़्यादा ट्रांजिस्टर, माइक्रो जो ट्रांजिस्टर का साइज है 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो 10⁻⁻6 के ऑर्डर को हम लोग कहते हैं माइक्रो यूनिट कहते हैं इसको। तो जो आपका ट्रांजिस्टर है जब उसकी साइज जो है 10⁻⁻6 के रेंज में होती है, 1 माइक्रोमीटर की रेंज में होती है, तो उससे जो प्रोसेसर बनाया जाता है उस ट्रांजिस्टर से, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो एनी हाउ हमने डिस्कस कर लिया, बट बहुत सारी चीज़ें भी सीख ली इसके साथ। तो इसका आंसर 2 और 3 है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन आया था द वर्ड FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर है D, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं इसको यहाँ टिक कर देता हूँ। इसमें कोई भी फैंसी स्टफ़ नहीं है, इसमें क्या है कि बस नाम है, बाकी ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आप लोगों को पता होगा जो लोग थोड़ा बहुत लूसेंट या ये सब चीज़ें पढ़ते होंगे। अब रैम क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है। जैसे आपकी मेमोरी होती है, आपका दिमाग होता है, तो वैसे क्या होता है, कुछ चीज़ें मान लो जैसे होती हैं हमें कि हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जैसे हम कोई मान लो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो फार्मूला होगा वो हमें अभी याद होगा, लेकिन मान लो कि 10 साल बाद हमसे, या 2 साल 3 साल बाद आपसे पूछो कि आप 27 अगस्त 2025 को बैठ के आप जो इक्वेशन लगा रहे थे उसमें क्या वेरिएबल्स होंगे, आप भूल जाओगे, ऑब्वियसली आप भूल जाओगे। सो वो क्या होता है कि ये जो डेटा है आपके मेमोरी में, दिस इज टेम्पररी। यू आर रैंडमली समथिंग आपके पास आया, randomly something came to you and you accessed this data and then you solved the problem और अब आप भूल गए। तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको याद रखनी होती हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरे घर का पता क्या है। तो दीज थिंग्स आर हार्ड कोडेड, या आपके दिमाग में हार्ड कोडेड होती हैं, तो इसको कहते हैं रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है उसका एक और फीचर है कि ये हार्ड कोडेड होती है और इसको बदला नहीं जा सकता। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर के बारे में, जैसे कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तो कितने वोल्टेज पे स्टार्ट होगा, और जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, उसका लोकेशन जो होता है वो रोम में हार्ड कोडेड होता है। तो रोम इज़ बेसिकली अनएडिटेबल मेमोरी, ठीक है, और ये हमेशा परमानेंट होती है। लेकिन रैम क्या होता है, रैम जो होता है ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, और ये एडिटेबल भी होती है, और शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है। जिससे कंप्यूटर जितने टाइम ऑन रहेगा, रैम में जो भी डेटा है वो सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मान लो कंप्यूटर ऑफ हो गया तो रैम का सारा डेटा उसी टाइम इरेज हो जाएगा। व्हेन यू रीस्टार्ट, फिर से कंप्यूटर को बूट करोगे तो रैम फिर से रिफ्रेश्ड मिलेगी। अभी कॉमन पैरेलल्स में आप लोगों को ये सब चीज़ें काफ़ी पता होंगी, रैम क्या है, जो आप लोग बोलते हो ना 8 GB रैम, 10 GB रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली वो कहते हैं उसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी ये सिर्फ एक फुल फॉर्म पूछा है आपसे, इतनी डिटेल पूछा नहीं है, बट देन अगेन वी आर डिस्कसिंग इट ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एक मिनट, इसको कैसे, हाँ कट कर दिया, ठीक है। तो जो बेसिकली CPU होता है, ठीक है ना, दिस इज CPU, ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ALU और दूसरा होता है CU। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। ALU को कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड दिस इज कंट्रोल यूनिट। अब इसके हम आर्किटेक्चर में जब हम जाएंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है, और मुझे लगता है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि ALU क्या कहता है, CU क्या करता है। तो ALU बेसिकली आपका मैथमेटिकल इक्वेशंस और जो भी आपके कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काम करता है ALU। और CU क्या करता है, CU बेसिकली जो आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस होती हैं, कि जैसे मान लो तुमने एक प्रोग्राम लिखा, A = 4, B = 2 और C = A+2, ठीक है। तो जो A है, B है, ये क्या है, 1, 2 और 3, ये इंस्ट्रक्शंस हो गई। 1 इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3।
तो ए जो CPU है ये क्या करेगा, पहले ये कहेगा कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 के पास ले जाओ प्रोसेसर को, फिर उसको पढ़वाएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के पास ले जाएगा। ये सारा काम इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का काम क्या करेगा, CPU करेगा। लेकिन पढ़ने के बाद इसमें एक C इज इक्वल टू A+B लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखा इसने प्लस ऑपरेटर आ गया। प्लस क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो हो इक्वेशन सॉल्विंग है। तो फिर इसके बाद इसने ALU को बोला, ALU तुम ये A+B यानी 2+4 को जो है कैलकुलेट करके बताओ। तो जैसे ALU ने कहा 2+4 तो 6 होता है, तो तुरंत CU ने उसको C में स्टोर कर लिया। यही हमारा प्रोग्राम था। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट समझ में आ गया आपको, ALU समझ में आएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अलग होता है, C ये होता है। और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं CPU, और CPU के ही ये दोनों तो CPU के ही पार्ट है, ठीक है। मॉनिटर तो बेसिकली आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो देखो कि हम जो ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, इसको हो सकता है इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले, थोड़ा सा आपको जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के उनको भी थोड़ा आइडिया लगे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अ टेक्निक इन विच डेटा इज रिटन इन 2 डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज मिररिंग, ठीक है। ये बेसिकली कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की एक तरीका है। तो मिररिंग बेसिकली क्यों की जाती है, जैसे जो आपकी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जो आप कहते हैं चलो जी जो हमारी 2 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो 2 GB की हार्ड डिस्क है, तो उसमें मान लो यहाँ पे A लिख दिया, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया, फिर E आया, F लिख दिया, G लिख दिया। ये चीज़ें हम डेटा स्टोर करते जा रहे हैं। HI, अरे J आया, अरे यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो देखेगा सबसे पुराना क्या है, अच्छा A बहुत पुराना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो A काट के यहाँ पे J लिख दिया, ठीक है। ये बेसिकली मैं एक बता रहा हूँ कि स्टोरेज का एक तरीका होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। अब स्टोरेज में क्या होता है, कभी कभी जैसे बहुत टाइम तक डिस्क पे बहुत सारे ओवरराइड्स हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि A को काट के J लिख दिया, फिर कभी और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे K लिख दिया, M लिख दिया। तो क्या होता है कि जो स्टोरेज में जो डेटा होता है वो भी वाइप आउट होता रहता है। तो आपको डेटा मान लो फिर से कभी ज़रूरत हो गया हो, तो एक स्ट्रैटेजी होती है डेटा स्टोर करने की, जिसको मिररिंग कहते हैं। तो एक डिस्क ली, जो आपका हार्ड डिस्क जिसको आप कहते हैं, उसको हाफ में डिवाइड कर देता है कंप्यूटर। एक हाफ ऐसे लिख दिया, एक हाफ ऐसे लिख दिया। अब इस पार्ट को 1 2 3 4 जहाँ लिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रहा है। तो मान लो कि ये वाला पार्ट उसके बाद से ये यहाँ 4 फुल हो गया, तो यहाँ 5 लिख दिया मिटा के, और यहाँ पे कहीं ऐसे कर दे। तो एक पार्ट मान लो इसका पूरा यूज़ हो गया, ठीक है, मान लो ये पूरा यूज़ हो गया, और इसमें से कुछ पार्ट मान लो डेटा करप्ट हो गया, ख़राब हो गया, या वो हो गया, तो ठीक इसकी जो इमेज होती है उसको हम एक्सेस करके डेटा रिट्रीव कर लेंगे। इसीलिए इसी टेक्निक को हम मिररिंग कहते हैं, कि जब हम एक इंस्ट्रक्शन हाफ ऑफ द डिस्क पे लिखें तो उसकी एक कॉपी हम बना लें, एक उसकी मिरर इमेज बना लें। तो दैट इज़ व्हाट मिररिंग इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली कम्युनिकेशन टर्म है, ठीक है। जैसे मान लो तार जा रहा है, ये तार पे ना कुछ सिग्नल जा रहे हैं, इसका सिग्नल S1 है, सिग्नल S2 है, सिग्नल S3 है, ठीक है। तो जब एक तार में एक से ज़्यादा सिग्नल जा रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। अगर एक तार है उसमें सिर्फ एक ही सिग्नल जा रहा है, दिस इज़ नॉट मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। डुप्लीकेटिंग इज नथिंग, कॉपिंग तो आप लोगों को पता ही है, इसमें कुछ डिस्कस करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ई वेस्ट रेफर्स टू फाइल्स डिलीटेड एंड एंटर वेस्ट बिन कंप्यूटर और दे, तुम बकवास है। टेम्पररी फाइल्स, फोल्डर्स, लिंक्स रेयरली यूज इन कंप्यूटर, बेकार। इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज मोबाइल, पीसी डिस्पोज्ड आफ्टर देयर लाइफ, बिल्कुल ठीक है। ई वेस्ट आप लोग को पता है, ई वेस्ट के रूल्स आ गए हैं गवर्नमेंट में एंड ऑल। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी आपका लैपटॉप का, मोबाइल की बैटरी, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, तो जब ये यूज़ में डिस्कार्ड कर दी जाती हैं तो इसको हम ई वेस्ट कहते हैं, ठीक है। सॉरी, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। तो बेसिकली CAD क्या है आपका? CAD आपका क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होता है। तो कोई मशीन पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो फैक्ट्री में कोई मशीन बननी है नए तरीके की, तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे विजुअलाइज की जाती हैं बना के। ओ ये मशीन बननी है, तो उसके बाद से वो मशीन जब डिज़ाइन हो जाती है तो उस मशीन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के जो है मेजरमेंट्स जो है फैक्ट्री में भेज दी जाती हैं, और फैक्ट्री में फिर वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, फैब्रिकेट की जाती हैं।
तो जो डिज़ाइनिंग ऑफ द मशीन है वो बाय एंड लार्ज कंप्यूटर करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। कि डिज़ाइन में जब हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं तो उसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इज़ कैड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस। देखो 2015 पे आ गए हम लोग। अब यहाँ से ना क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होंगे और वो भी होंगे। ठीक है, द डिवाइस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम्स एज सुन एज दे आर कनेक्टेड आर नोन एज प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है, जैसे आपने प्लग किया वो अपने आप स्टार्ट हो गई, तो इसको हम लोग प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना, बेस स्वैपिंग, हॉट स्वैपिंग और USB स्वैपिंग बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विच अब इसको ढूंढोगे, विकीपीडिया करोगे तो मिल भी जाएगा कुछ ना कुछ, बट दीज आर नॉट रेलिवेंट इन टूडेज। आज के पर्सपेक्टिव से दीज आर नॉट वेरी रेलिवेंट, पुरानी टेक्नोलॉजीज हो गई हैं। ठीक है, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर न्यूमेरिकल स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो आप सारा काम जो करते हो न्यूमेरिकल और स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन वो आप एक्सेल में करते हो। एक्सेल को हम लोग बेसिकली कंप्यूटर साइंस के उसमें स्प्रेडशीट कहते हैं, तो ये स्प्रेडशीट हो गया। ठीक है, तो एक्सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। जैसे पार्ले जी आप कहते हो, पार्ले जी कहते हो आप, हर ग्लूकोज बिस्किट को लोग पार्ले जी कह देते हैं, बट पार्ले जी क्या, पार्ले कंपनी का एक ग्लूकोज बिस्किट बनाती है जिसका नाम उसने रखा है पार्ले जी। ठीक है ना, तो जो बेसिकली जो चीज़ है, द थिंग इज़, वो उसको ग्लूकोज बिस्किट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है कि हम लोग भी बात करते करते यार एक्सेल में कर लो, बट बेसिकली एक्सेल इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट ही है। अब गूगल शीट आ गई है, गूगल शीट भी वही है जो एक्सेल है। ठीक है ना, इट इज़ अ स्प्रेडशीट। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन है, लैन, वैन, मैन में LW और M क्या है। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो लैन बेसिकली होता क्या है, अब जैसे आपके 3 कंप्यूटर आपके घर में ही हैं, तो इनको तार से जोड़ दिया आपने, कोएक्स केबल होती है जो, ठीक है, RJ45 होती है आई गेस, कैट केबल जो होती है आपकी, तो इनको जोड़ दिया आपस में, तो ये लोकली कनेक्टेड हो गए, तो इसको हम लोग लैन कह देते हैं। ठीक है, अब 2 लैन हैं, ये लैन है और ये लैन 2 है। ठीक है, इनको आपने जोड़ दिया 2 ऑफिसेज में, जैसे ऑफिस 1 का लैन और ऑफिस 2 का लैन है, तो इसको हम लोग कहते हैं वैन कह देते हैं। और यहाँ पे हब्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं, व्हाट नॉट हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस के अलग अलग डिवाइस होते हैं। अब क्या हुआ कि आपने जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ऑफिस 1 ऑफिस 2 का एक नेटवर्क बन गया, अब ऑफिस 3 ऑफिस 4 का एक नेटवर्क बन गया, और मान लो एक गवर्नमेंट का लैब है G1 G2, ये बन गया, और एक शहर काइंड ऑफ, एक मतलब बेसिकली मल्टीपल वाइड एरिया नेटवर्क, वैन 1, ये वैन 2 हो गया और ये वैन 3 हो गया। तो मल्टीपल वाइड एरिया नेटवर्क्स को जब हम कनेक्ट करके नेटवर्क बनाते हैं तो इसको कहते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक लैन होता है जब लोकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, जब 2 लैन्स को कनेक्ट करते हैं तो वो वैन बन जाता है, और बहुत सारे वैन्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो मैन बन जाता है, और बहुत सारे मैन्स और कंट्री वाइड नेटवर्क्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो ग्लोबली जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग वेयर ट्रांसमिशन हैपन्स ओनली इन वन डायरेक्शन, इसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। वेरी सिंपल, मान लो एक कंप्यूटर C1 है, एक कंप्यूटर C2 है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर C1 C2 को केवल डायरेक्शंस भेज रहा है। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशंस को हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, मान लो एक कंप्यूटर C1 है, एक कंप्यूटर C2 है, ये इसको वो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के इसको दूसरी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, सिग्नल 1 सिग्नल 2, तो इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, FDSD। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है सिग्नल तो उसको हाफ डुप्लेक्स कहेंगे, और जब दोनों टर्मिनल से, दोनों जो बेसिकली कहते हैं नेटवर्क में, कंप्यूटर जो होता है इसको टर्मिनल कहते हैं और इसको कहते हैं नेटवर्क या केबल कहते हैं।
तो जब टर्मिनल एक ही टर्मिनल ट्रांसमिट कर रहा है उसको हाफ डुप्लेक्स करेंगे, और दोनों टर्मिनल जो है अगर ट्रांसमिट कर सकते हैं उसी कम्युनिकेशन तो उसको फुल डुप्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वन डायरेक्शन लिखा है तो उसको हाफ डुप्लेक्स बोल दिया। A collection of programs that controls how computer system runs and processes information, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बताया वही चीज़ें हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक मदर प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट हैं। अब जैसे प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में आपका स्क्रीन या मॉनिटर हो गया, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड या माउस हो गया, और प्रोसेसर में आपका सीपीयू का। इन सब को चलाने का और आपस में कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है वो वाला जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक इन्वायरमेंट देता है अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए, जैसे आपको अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो आप स्प्रेडशीट यानी एक्सेल यूज़ करिए, आपको टाइपिंग करनी है, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तो आप वर्ड प्रोसेसर यूज़ कीजिए, इसको MS ऑफिस, MS वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो बेसिकली सिस्टम चलाता है, सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स को रन करता है, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, SMPS क्या होता है? SMPS, अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, और ये जो OS का क्वेश्चन है ये पीछे भी कहीं आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये मोटा मोटी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में पूछा है 2002 में। तो चीज़ें वही हैं, घूम घूम के आ रही हैं। PYQ एनालिसिस वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे हमको पता चल जाता है कि हमको किस टॉपिक को टच करके निकल जाना है। अब 100% देयर इज़ नो गारंटी कि हम सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो है वो टच कर पाएंगे, पर इससे हमको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द बोर्ड एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज़ द कमीशन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाएगा। अच्छा, SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब जैसे आपका कोई आप अप्लायंस घर में चलाते हो, मिक्सी विक्सी या फिर कोई फ्रिज चलाते हो, तो उसको में वोल्टेज को स्टेबल रखने के लिए, सप्लाई खिचड़ पिचड़ ज़्यादा ना हो तो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? करेक्ट, स्टेबलाइज़र यूज़ करते हो। स्टेबलाइज़र क्या करता है कि जो वोल्टेज होता है करंट में, वो सिग्नल ऐसे ऐसे इरेटिक सिग्नल नहीं आता, नॉर्मल रेंज से सिग्नल आता है, और थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे होता है तो उसको मैनेज कर लेता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो अप्लायंस है वो ख़राब नहीं होगा। तो कंप्यूटर में बेसिकली क्या 1-2 लाख ट्रांजिस्टर हैं, समझ रहे हो? अब इसमें जो आपका माइक्रोचिप है इसमें 1-2 लाख ट्रांजिस्टर लगे पड़े हैं, इतने सारे ये वो। तो इसमें वोल्टेज की अगर फ्लक्चुएशन होगी तो वो क्या होगा भाई, बल्ब, आपका घर में बल्ब होता है उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। वैसे दीज आर ऑल्सो लाइक स्मॉल बल्ब्स। अब जहाँ 1 लाख बल्ब का सर्किट, 10 लाख बल्ब का सर्किट आपको चलाना है तो, और उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे होंगी तो वो सर्किट तो फ्यूज़ हो जाएगा। मतलब आपका हल्का सा वोल्टेज सेंसिटिविटी इधर उधर हुई और आपका वो फ्यूज़ हो गया। इसीलिए एक बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके का स्टेबलाइज़र होता है जिसको हम SMPS कहते हैं, विच इज़ स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जे वोल्टेज को बेसिकली बहुत मिनिमम, बहुत ही, अगर इधर उधर का इरेटिक सप्लाई है तो उसको बहुत ही एक फिक्स्ड पहले उसका एक पैटर्न बना देता है कि भाई इससे ज़्यादा, इस रेंज से ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे, नहीं तो हमारा जो इक्विपमेंट है वोल्टेज सेंसिटिव होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो ख़राब हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। तो SMPS बेसिकली क्या है, एक तरह का स्टेबलाइज़र है। ठीक है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। अच्छा, USB क्या है? USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसमें कोई भी मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता, दिस इज़ अ फुल फॉर्म एक्रोनिम है, इसको रट लीजिए। USB होता है जो पेन ड्राइव आपकी का जो पोर्ट होता है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग USB कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले क्या होता था कि जैसे मान लो तुम्हारा माउस हुआ तो माउस का एक अलग तरीके से वो पोर्ट होता था जिसमें यहाँ है, फिर यहाँ है, और मॉनिटर में फिर वो इतने बड़े पिन्स आते थे। तो USB ने क्या करा, इन सब को लिया और कहा नहीं, एक ही स्टैंडर्ड चलेगा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड चलेगा। तो आजकल देखते होगे USB के मॉनिटर्स भी आने लग गए हैं, और HDMI के आने लग गए मॉनिटर्स, तो USB वाले माउस भी आने लग गए हैं, USB वाले कीबोर्ड भी आने लग गए हैं। तो पहले USB माउस नहीं होता, PS2 कीबोर्ड हुआ करते थे जिसमें गोल सा एक वो जैक होता था ऐसे ऐसे करके। तो USB ने बेसिकली जो पेरिफेरल्स होते हैं जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, उनका जो एक पोर्ट है, जो पोर्ट बेसिकली क्या होता है कि जो कंप्यूटर में प्लग्स लगे होते हैं जिसमें हमको वो लगाना होता है, क्या कहते हैं,
तार लगानी होती है उसको, तो जहाँ पे वो प्लग स्विच हो, जो वो पोर्ट होता है उसको हम पोर्ट कहते हैं। आई मीन जो वो जो आपका स्विच बोर्ड जैसे होता है ना, स्विच बोर्ड में आप प्लग लगाते हो तो जो क्या कहते हैं उसको, 3 पिन प्लग होता है ना, तो वैसे कंप्यूटर में भी अलग अलग तरीके से प्लग्स होते हैं जहाँ पे आपको स्विच बोर्ड होते हैं जिसमें आपको अलग अलग पेरिफेरल्स कनेक्ट करने होते हैं। तो जो पेरिफेरल, जो ये प्लग बोर्ड, जो आप स्विच बोर्ड जो कह रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं पोर्ट, ठीक है। और जो आपका डिवाइस है उसको हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। तो अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस का जो था, उनके पोर्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग यूएसबी कहते हैं। अभी यूएसबी का सबसे लेटेस्ट वर्जन एक चल रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी टाइप सी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वोल्टेज की फ्रीडम होती है, कि कुछ डिवाइसेस ऐसे होते थे जिनको हायर वोल्टेज चाहिए होता था, कुछ डिवाइसेस जिनको लोअर वोल्टेज चाहिए होता था, तो समहाउ दे हैव माइक्रो प्रोग्राम्ड इट और उसमें बहुत सारा वोल्टेज और डेटा का फ्रीडम मिल गया है, तो उसको टाइप सी कहते हैं। और जो हमारा गुड ओल्ड प्लेन यूएसबी है उसको हम लोग यूएसबी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, आप यहाँ अपना कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है। इसमें आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है, ठीक है। अब आपको कोई गेम खेलनी है, या मान लो कोई ऐसा आपको सॉफ्टवेयर रन करना है जिसका रैम जो है रिक्वायरमेंट है 10 GB, या मान लो 20 GB का सॉफ्टवेयर आपको चलाना है, आप वो नहीं चला पाओगे अपने कंप्यूटर में, ऑब्वियसली नहीं चला सकते, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे होता है ना कि रोड है, तो रोड पे अगर 100 गाड़ियाँ चलनी हैं, ठीक है, और गाड़ियाँ आ गई 1000, तो ट्रैफिक जाम लग गया, रोड भी ख़राब हो गई, रोड में गड्ढे पड़ने लगेंगे, तो दैट मीन्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ फेल हो रहा है। वैसे ही यहाँ क्या हो रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर चलाना है 20 GB का, आपके पास रैम कितनी है, 8 GB मेमोरी है, तो आपका तो मेमोरी ओवरलोड हो गया कंप्यूटर का, तो वो नहीं चला सकता, मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है कि मान लो यहाँ पे 1000 GB का पड़ा हुआ है, 1 टेराबाइट जिसको कहते हैं ना, टेराबाइट का एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अमेरिका में, यूएसए में। अमीर लोग हैं, हो सकता है आपने इंटरनेट के माध्यम से इससे कनेक्ट किया और कहा कि ये जो हमारा 20 GB का सॉफ्टवेयर है, ये आपने 20 GB डेटा 1 GB करके इस पर सेव कर दिया, और आपने इस पर 20 GB सॉफ्टवेयर चलाने की राइट्स खरीद ली उनसे, एक सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब यहाँ से वो सॉफ्टवेयर इसमें चलेगा, अब वो गेम इसमें चल रहा है, और जो उसका फीड है वो आपको इंटरनेट से दे रहा है, और यहाँ आप घर बैठे बैठे अपने 8 GB वाले मेमोरी वाले कंप्यूटर से 20 GB का गेम, यानी कि 20 GB का सॉफ्टवेयर कोई चला सकते हो। और इसमें जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके कंप्यूटर है, ये C2 है और ये C1 है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? इंटरनेट से। तो वही हो गया कि भाई ये एक काइंड ऑफ जो यूएसए में कंप्यूटर है, इसको हम लोग क्लाउड कह देते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस तरीके को हम लोग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कह देते हैं। तो उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म। तो इस कंप्यूटर ने आपको क्या दिया? आपका सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको, अब आप चला सकते हो। तो दिस इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर यू। आई होप मैं आपको बहुत ही सरलता से ये चीज़ समझा पाया। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप यू कैन रीच आउट टू मी। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा। अच्छा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वेरी सून वी आर ट्राइंग टू रोल आउट अ टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो, क्योंकि अब टाइम आ रहा है जब नॉट जस्ट स्टडिंग बट टेस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो जैसे कई लोगों का यूपीएससी का मेंस भी चल रहा था, काफ़ी लोग बिजी थे, हमारे साथ भी जो लोग हैं, सम पीपल आर ऑल्सो राइटिंग मेंस दिस ईयर। तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो यूपीएससी वाला जो पार्ट है वो नहीं हो पाया, बट नॉन यूपीएससी वाला पार्ट जैसे जैसे, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फ्री फॉर यू गाइज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम भी ज़रूरी है। एनी हाउ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन टू दैट, जस्ट कीप
इट इज़ जस्ट फॉर यू टू नो कि हम एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, नथिंग मच इंपॉर्टेंट। अभी लेट अस फोकस ऑन दिस, ठीक है ना। स्पैम क्या होता है? स्पैम होता है जो आपकी जंक मेल होती है, उसको हम स्पैम कहते हैं। आई होप ये सबको पता होगा। तो वही लिखा हुआ है, मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली, बहुत गलत तरीके से अगर कोई मैसेज आपको भेज रहा है तो वो आपके लिए क्या है? जंक मेल है, दैट इज स्पैम। सर्च इंजन तो है ही नहीं, सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, ये सब इसको सर्च इंजन कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ यूज़र, ये तो बकवास है। कमांड इनिशिएटेड बाय सेंडर, बकवास, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ जी। अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आईपी एड्रेस। ठीक है जी, करेक्ट आईपी एड्रेस इसमें से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा समझाना आपके लिए अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए। मैं इसको ना, इसके लिए एक सेपरेट सेशन ले लूँगा आपके लिए, बिकॉज आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्क, और मास्क, सबनेट मास्क से कैसे आईपी एड्रेस डिराइव करते हैं, आईपी रेंज क्या होती है 02255 वाली जो रेंज होती है नॉल, तो और क्लासेस होते हैं आईपी एड्रेस के, क्लास ए बी सी डी क्लास के, ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं। तो एनी हाउ मैं इसके लिए आपसे अभी के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा कि ये मैं आपको अभी थोड़ा, ये क्वेश्चन वी विल टेक अप इन अ डिटेल्ड ये, और इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, और ये टेक्निकल हो जाएगा। आप इसको लेमैन की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए एक एंटायर सेशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैश टोपोलॉजी, इफ वी हैव 6 कंप्यूटर्स हाउ मेनी लिंक्स मस्ट बी देयर। तो 6 कंप्यूटर हैं। अब मैश का मतलब क्या होता है कि मान लो 2 कंप्यूटर हैं, नहीं 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कनेक्शन बनाइए जिससे हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। तो 3 में कितना लग रहा है? 1 2 3, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, 4 में कितना लग रहा है? चलो 4 का देख के बताओ, मैं डिराइव ही करा देता हूँ। एक इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए क्या? नहीं, ये वाला इससे तो हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 से तो हो गया, 1 4 से तो हो गया, 1 3 से हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। 4, फिर 2 पे आ जाओ, 2 1 से हो गया, 2 3 से हुआ, 2 4 से हुआ क्या? नहीं हुआ, अब हो गया, ठीक है। 3 को देखो आप, 1 2 3 तीनों से कनेक्ट हो गया, 3 को गया 2 1 और 4 सबसे हो गया। अब 4 को देखो, 4 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 हो गया। अब लिंक्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आ गए, 4 में 6 हो गया। तो इसको हम मैश टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका देखो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, कि अगर n लोग हैं, ठीक है, n एवरीबडी शेक्स हैंड, अगर n आदमी है, मान लो n आदमी है, और n आदमी में n आदमी क्या, मान लो 10, ऐसे कर लो, चलो मान लो 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, और 10 आदमी को हर आदमी से हाथ मिलाना है, ही हैज़ टू शेक हैंड विद एवरीबडी। तो कितने हैंड शेक होंगे? तो उसका एक फार्मूला है ना, 10 इंटू 10 आदमी है, ठीक है ना, और उस आदमी को 9 आदमी से करना है, 10 इंटू 9/2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। PNC का फॉर्मूला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब 6 कंप्यूटर हैं, 6 इंटू 5/2 कर दो, 30/2 कर दो, तो ये 15 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ। मैश टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैश टेक्नोलॉजी वही होती है जब एक कंप्यूटर हर कंप्यूटर से डेडिकेटेड लिंक द्वारा कनेक्ट हो जाए। जैसे मान लो 4 कंप्यूटर हैं, तो चारों कंप्यूटर एक सिंगल डेडिकेटेड लिंक से एक दूसरे से कनेक्टेड। तो ये 4 का कनेक्शन बना 3 से, इसका कितने से बना? 1 2 3 से, इसका कितने से बना? 1 2 3 से, और इसका कितने से? 1 2 3 से। तो 1 2 3 4 हैं, और चारों नेक्स्ट 3 से कनेक्टेड है, तो 4 इंटू 3/2 हो गया, 4 3 12/2, तो 6 कनेक्शंस बन गए। गिन के देख लो, फार्मूला बैठ रहा है, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको ये पता है, मतलब ये बहुत, अब मैंने कोशिश कर दी बहुत सिंप्लीफाई करने की, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, विच रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन इन द मेमोरी। कौन सा होता है? उसको हम लोग मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये रट लो या फिर नॉर्मल है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको पढ़ाना चाहूँगा, इसमें 2 मिनट में हो जाएगा, कोई वो नहीं है।
तो जो आपका सीपीयू होता है, जो आपका इंस्ट्रक्शन में सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें अलग अलग तरह के रजिस्टर होते हैं। ये कहते हैं रजिस्टर रखता है। तो एक होता है आईआर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, सारी इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है। जैसे ए को बुलाओ, बी को बुलाओ, ए और बी को जोड़ो, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर जो स्टोर करता है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं प्रोग्राम, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक 100 नंबर एड्रेस, 200 नंबर, इसका कोई पता तो होगा। तो इसका जो पता होता है इंस्ट्रक्शन का, वो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये केवल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का करता है, ये नहीं कि पूरी इंस्ट्रक्शन का, अगली इंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है। तो इसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। एक होता है बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। और एक होता है, ये पता नहीं डीआर क्या है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट होते हैं कंट्रोल यूनिट के। बस यही है यार इसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR, MBR, क्या ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन लैंग्वेज। देखो टॉप डाउन लैंग्वेज क्या होती है, वो जो बेसिकली जो लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ कर रही है ना, नहीं कंपाइलर नहीं, बेसिकली जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ना इसमें से, वो सारी की सारी टॉप डाउन है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो बॉटम अप लैंग्वेज होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दिख रही है जिसको हम लोग जावा कहते हैं, बाकी सारी जो है इसमें बॉटम अप लैंग्वेज है। अब ये जो है, अगर मान लो एक क्वेश्चन छूट भी जाता है इतना, अगर आप कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट नहीं हो तो डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट, दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप सेफली यू कैन इग्नोर। आप अदर मे बी यू आर गुड इन अकाउंट्स और मे बी यू आर गुड इन GS, ठीक है। वो कंप्यूटर वाले को तो आता नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन यू कैन लीव इट आउट, कोई इसमें इशू नहीं है। बट हाँ, अब चूंकि ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको मैं थोड़ा सा इस पर ब्रीफ दे देता हूँ कि टॉप डाउन लैंग्वेज, यार इसको कैसे समझाया जाए। कि टॉप डाउन लैंग्वेज क्या होती है, जो कंपाइलर होता है आपका ना, वो अब वो ट्री अब छोड़ो यार, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। पर इतना याद रखना कि जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, तो जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्या करती है, जैसे C है तो इसमें आप मेन फंक्शन पहले एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है ना। और मेन फंक्शन के बाद आप बाकी सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करते हो। मेन फंक्शन में F1, F2, F3 लिखा होता है, ठीक है ना। जावा में ऐसा नहीं है। जावा में क्या होता है कि जो सबसे जो मेन फंक्शन है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, काइंड ऑफ। तो बॉटम अप लैंग्वेज है वो, ठीक है, इस वजह से है ऐसा, अब ठीक है। विच एट्रीब्यूट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरलिंकिंग इन HTML। तो भाई कोई जो लिंक होती है उसको एक्सेस करने के लिए उसका नाम पता होना चाहिए ना, उसका नेम क्या है। तो उसको ये नेम है। अब जैसे मान लो कि एक हेडर H1 हेडिंग है, कोई एक टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया कि भाई इसमें आप मैसेज डाल रहे हो, ठीक है ना। तो आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी कि टेक्स्ट बॉक्स में हेलो डाल दो, हेलो लिख दो। तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा ना कि भाई टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट बॉक्स, तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम भी देते हो, राम श्याम जो भी है। और जब उसमें आप इंस्ट्रक्शन पास करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू राम वहाँ करोगे और उसके उसमें हेलो आप डालोगे जो भी है। तो इसको इस एलिमेंट से HTML में लिंक करने के लिए बेसिकली यू हैव टू नो द नेम ऑफ दिस। तो ये इसका आंसर ऐसे ये नेम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटर्मिन्ड टाइम। एक बहुत ही छोटे से टाइम में, प्री डिटर्मिन्ड 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, आधा माइक्रो सेकेंड में आपको तुरंत बताना है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या होता है, जैसे मान लो कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, BP मॉनिटर हो रहा है, तो रियल टाइम में, या वेंटिलेटर पे कोई कंप्यूटर लगा हुआ है तो रियल टाइम में उसके बॉडी के वाइटल्स आपको स्क्रीन पे दिखने चाहिए मॉनिटर होके। अगर भी थोड़ा सा भी 19-20 का भी, मान लो आदमी जो है उसका BP जो है 170 पहुँच गया और वो अगले ही माइक्रो सेकेंड में 171 पहुँच गया, और मॉनिटर ने कहा कि नहीं मैं तो 5 मिनट बाद ये डेटा रिफ्लेक्ट करूँगा स्क्रीन पे, तो भाई वो तो गया आदमी, वो तो ख़त्म ही हो गया। इसीलिए इस ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको एकदम फास्ट रियल टाइम में डेटा देना होता है,
प्री डिटर्मिन टाइम में कि आधा माइक्रो सेकेंड 1 नैनो सेकेंड के बीच में आपको जो है डेटा बता देना है। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बहुत ही हाई एंड फंक्शनैलिटी, जैसे मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और तुम्हारे ये मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो यहाँ पे रियल टाइम सिस्टम्स का यूज़ होता है। अच्छा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, वही मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपके सेंसर्स होते हैं जो आपका जैसे मान लो आपका ये घड़ी, आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हो, ठीक है ना, तो स्मार्ट वॉच में जो आपका सेंसर जो आपका लगा हुआ है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि आपका बीपी क्या है, हार्ट रेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है ना। ऑल्दो दैट इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, बट वो उस छोटे से डिवाइस के अंदर ही प्रोग्राम्ड है, उसके सर्किट में उस ही प्रोग्राम्ड है, तो उसको हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। मल्टी यूज़र क्या होता है, जब आप एक नेटवर्क से अलग अलग लोकेशन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे लोग यूज़ कर पाएँ तो उसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और हो सकता है वो एक ही लैब में लैन के थ्रू कनेक्टेड हों या ऐसे हों, ठीक है। तो सोलारिस हो गया या लिनक्स हो गया, उसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड इज़ नॉट, आई डोंट थिंक आई हैव कम अक्रॉस दिस टर्म, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, चलो ये मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से इसको हम कंप्लीट कर लें। आई होप इसके बाद, हाँ इसके बाद कुछ है नहीं तो पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि what is the decimal equivalent of hexadecimal 5a6d। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसी में मैं कुछ इसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ईजियर है। तो ये है 56AD 5A60, सॉरी दिस इज 5A60 5A6D। अब डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं आपके वो 1 से लेकर 10 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर ये 0 से लेकर 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हो गए 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसका बेस होता है 10। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो हम 200 बोलते हैं डेसिमल में, तो जब इसको हमको एक्सपैंड करना होता है 200 को, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 0 × 10 की पावर 0 प्लस कर देंगे, ये ले आओ, ये हो गया तुम्हारा 0 × 10 की पावर 1 प्लस कर देंगे 2 × 10 की पावर 2, तो दिस इज 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2। तो 2 × 10 की पावर 2 यानी 2 × 100, यहाँ आ जाएगा 200 और ये दोनों हो जाएंगे 0 + 0, तो ये ऐसे बनता है ये नंबर 200, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 15 तक। अरे 0 से लेकर 15 तक कैसे लिखेंगे, मैं बताता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 को 10 तो लिख नहीं सकते, तो इसको हम लोग 10 को कह देते हैं A, 11 को कह देते हैं B, 12 को कह देते हैं C, 13 को कहते हैं D, 14 को कह देते हैं E, 15 को कह देते हैं F। 0 to 15 ये टोटल आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स हो गए। तो इसके आगे मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल है। तो इसको अब एक्सपैंड करो ज़रा, तो यहाँ से चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं। D × 16 की पावर 0, ठीक है ना। 6 × 16 की पावर 1, A × 16 की पावर 2,
5 इंटू 16 की पावर 3, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। ठीक है। डी का कोड क्या है यहाँ से देख लो, 13, 13 इंटू प्लस होगा दोनों से, ये सब ये एक दूसरे से प्लस होंगे। 16 की पावर 0 मतलब 1 हो गया। 13 प्लस करोगे 6 इंटू 16 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1 क्या होता है, 16 होता है, तो 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 96 होता है। प्लस ए का कोड देख लो, सॉरी हाँ, ए का कोड देख लो। ए का कोड क्या है, 10, 10 इंटू 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 क्या होता है, 256 कहते हैं, नहीं सॉरी हाँ ठीक है 256 कहते हैं, और इंटू 10 क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 2560। ठीक है, कहाँ गया तुम्हारा, हाँ प्लस आ जाओ इसमें 5 इंटू 16 की पावर 3। तो 16 की पावर 3 क्या होती है, 256 गुणे 16 कर लो, 63 कह रही है। सिक्स 5 2 6 9, 16 की पावर 3 होती है 4096। ठीक है, तो 4096 इंटू 5 कर लो, तो हो जाएगा 20480। अब इन सबको प्लस कर लो, ये और ये, 20480, 2560, 96 और 13। नया पेज ले लें क्या, यहाँ कहीं जगह बना दें, हाँ 20480, 2560, 96 और 13 प्लस कर दीजिए इसको, 6 और 3 9 हो गए, 9 हो गए, 8 6 8 और 1 9, 9 18, 24 का 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 5 4 1 हो गया, 3 हो गया, 23149 इज योर आंसर। ऑब्वियसली इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको जोड़ा, यहाँ 9 आ गया, देखो ऑप्शन में कहाँ 9 है, तो ये और ये एलिमिनेट हो गए, फिर यहाँ 4 आ गया, फिर नहीं वो बात 1 आ गया, 3 आ गया, तो अच्छा आपको पूरा करना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ 13149 23149। तो ठीक है, आई होप ये क्लियर आया होगा। ठीक है ना, तो डेसिमल हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे आपने कन्वर्ट कर लिया, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर कनेक्ट्स अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड इट्स एलिमेंट। तो ये डॉट ऑपरेटर होता है, ये HTML जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में होता है ये, डॉट ऑपरेटर कनेक्ट्स स्ट्रक्चर वेरिएबल टू इट्स एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन वॉज मीनिंगफुल टू अ सर्टन एक्सटेंट, और हम लोग आगे भी ऐसे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस EO के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड।